विनीत अपने ऑफिस के कामों में लगा हुआ था। उसी दौरान उसे पल्लवी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है। पल्लवी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमसे अपने दिल की बात कैसे कहूँ। विनीत जी, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हो, क्योंकि जो आप फील करते हो मैं भी वही फील करती हूँ, पर कभी कह नहीं पाई। पल्लवी, तुम मेरी बात सुन भी रही हो? हाँ, मैं आपकी बात अच्छे से सुन रही हूँ। बताओ ना क्या बात है जो आप मुझे कहना चाहते हो। वो पल्लवी, मैं कह रहा था कि मैंने कुछ ज्यादा ही दिन गांव में बिता लिए और इन दिनों में तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा है। आप कहना क्या चाहते हैं, सही से कहिए। अरे पल्लवी, तुम समझने की कोशिश तो करो। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना बोलने का। वो बात ये है ना कि कैसे बोलूं। मैं साफ साफ बताता हूँ कि मैं तुम्हें दोस्त बनाना नहीं चाहता, और मेरा मतलब है दोस्त की तरह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अरे अरे अरे, तुम बुरा मत मानना। मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। मैं तुमसे दोस्ती नहीं, प्यार करता हूँ और हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लग गया हूँ। ये कब हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ, किस समय हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन पल्लवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विनीत जी, सच कहूँ तो हाँ, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे पसंद करने ना करने से नहीं होगा। आपको मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए मेरी माँ से बात करनी होगी। आप भी जानते हैं कि शादी कोई छोटी चीज नहीं है। हाँ, मुझे मंजूर है। तुम बताओ कब आना है तुम्हारे घर? जब आप कहें। तो फिर ठीक है, शाम को तुम्हारे घर आता हूँ और तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगता हूँ। इस तरह विनीत शाम को पल्लवी के घर आता है और उसकी माँ से उसका हाथ मांगता है। विनीत अच्छे घर से था और काफी होनहार भी था, इसलिए पल्लवी की फैमिली को विनीत से कोई एतराज नहीं होता और वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं। जिसके बाद विनीत शादी करके उसे अपने शहर ले जाता है। विनीत के घर आते ही उसकी माँ काफी खुश होती है। अरे विनीत, तू आ गया? चल अब जल्दी से घर में आ जा। तुझे पता भी है मैंने तेरा कितना इंतजार किया है। तू तो गाँव जाकर मुझे भूल ही गया था। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बात ये है ना कि काम ज्यादा था, जिसके कारण मैं काम में व्यस्त हो गया, वरना मैं आपको भूल सकता हूँ। आप तो मेरी माँ हो और माँ को बेटा कभी भूलता है क्या? वैसे माँ, मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। हाँ, तो तू वो सरप्राइज बाद में दिखाना, लेकिन उससे पहले घर में आ। तुझे अपने हाथों से खाना खिलाना है मुझे और बहुत सारी बातें करनी है। अरे माँ, वो मैं आपको बाद में नहीं दे सकता, अभी देना जरूरी है, वरना दिक्कत हो जाएगी माँ, समझो ना। लता कुछ बोलती है, उससे पहले ही विनीत के पीछे से पल्लवी आती है। उसे देखकर लता हैरान हो जाती है। विनीत, ये कौन है? माँ, ये पल्लवी है, मेरी पत्नी और आज से आपकी बहू। लता को जब ये पता चलता है कि उसके बेटे ने गांव की लड़की से शादी की है तो वो घर को सर पर उठा लेती है। क्या बहू है? हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने विनीत? मतलब तुझे मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है? किसी भी ऐरी गैरी लड़की से तूने शादी कर ली, और इसका परिवार क्या है, कहाँ से है क्या नहीं है, तुझे कुछ भी पता है इसके बारे में जो तूने इससे शादी कर ली? माँ, इनके और हमारे बीच ना ज्यादा फर्क नहीं है। हम शहर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, बस इतना सा फर्क है। देख बेटा, मैं इस लड़की को कभी भी अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाऊंगी, चाहे फिर ये कहीं की भी हो। और तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे तूने जरा भी नहीं सोचा कि तेरी माँ ने तुझे लेकर कितने सपने सजाए होंगे? सारे सपने तूने एक पल में ही चकनाचूर कर दिए बेटा। लता रोते हुए अपने सर पर हाथ रखती है और जोर जोर से रोने लगती है। अपनी सास को इस तरह रोता देख पल्लवी अपनी सास के पास बैठती है और उससे कहती है, माँ जी, मैं आपका मान हमेशा रखूंगी। इस घर की इज्जत बनाए रखने के लिए मैं हर वो चीज करूंगी जो मुझसे हो पाएगी। लता अपनी बहू की तरफ देखती है और अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और उठकर कमरे में चली जाती है। पल्लवी अपनी सास की तरफ देखती रह जाती है, लेकिन तभी पल्लवी का देवर अरुण अपनी भाभी के पास आता है। भाभी, मैं अरुण, मैं आपका देवर। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ। अरुण की बात सुनकर पल्लवी उसके साथ चली जाती है। कुछ देर बाद विनीत लता को अपनी माँ को समझाने के लिए उनके पास आता है और उनको समझाता है। माँ, आप इस तरह से अकेले कमरे में क्यों बैठी हो? अरे चलिए ना बाहर, सबके साथ बैठिए। अब बाहर तुम सबके साथ बैठने का कोई फायदा नहीं है। खैर, मैं यहाँ कुछ भी करूँ, तुझे उससे मतलब? तू करना अपने मन की, जैसा अभी तक किया है तूने। वैसे भी शादी भी तो तूने अपने मन की ही की थी ना। तूने अपनी माँ से एक बार भी पूछा था कि मैं शादी करूँ या ना करूँ? माँ, आप अब भी नाराज हो मुझसे। देखो माँ, आपको जैसी बहू चाहिए थी ना, पल्लवी बिल्कुल वैसी ही है। अरे आपको एक सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए थी ना, वही तो लाया हूँ मैं। एक बार उसे ना आप अपना के देखो, फिर आपको पता चलेगा।
और मेरी बातों पर यकीन आएगा कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। विनीत अपनी माँ को बहुत समझाता है लेकिन वो पल्लवी को बहू मानने के लिए राजी नहीं होती। समय यूं ही बीतता है। समय के साथ साथ पल्लवी अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। ऐसे एक दिन अरुण अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी वहाँ पर पल्लवी आती है और अरुण को इस तरह पढ़ता देखकर उसके पास बैठ जाती है। अरुण, ये तुम किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? मेरे ख्याल से तो तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है ना? नहीं भाभी, अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं पीएचडी की पढ़ाई कर रहा हूँ। आपको पता है, पीएचडी कंप्लीट होने के बाद मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है, मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक है, पर मैं पढ़ नहीं पाई। पर क्यों? आपको जब पढ़ने का शौक है तो आप पढ़ाई क्यों नहीं कर रही? अरुण, कभी कभी इंसान के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि उसे ना चाहकर भी अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो क्या हुआ भाभी? अगर आप गांव में नहीं पढ़ पाई तो यहाँ पढ़ लो, क्या बुराई है? मतलब कैसे देवर जी? मतलब ऐसे कि भाभी आप भैया से बोलिए कि मुझे आगे पढ़ाई पूरी करनी है। अरुण की बात सुनकर पल्लवी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आती है और वहाँ से चली जाती है। देर रात जब विनीत घर आता है तो पल्लवी विनीत से बात करती है। विनीत, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप क्या मुझे देंगे? हाँ हाँ पल्लवी, क्यों नहीं। आखिर मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने का तुम्हारी माँ से वादा किया है, और जब तुम्हारी माँ से मैंने वादा किया है कि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा, तो तुम्हें उदास कैसे देख सकता हूँ? बोलो क्या बात है? विनीत जी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं आगे की पढ़ाई पूरा करना चाहती हूँ। पल्लवी, तुम क्या बोले जा रही हो पता भी है तुम्हें? मेरा मतलब है कि तुम बोल तो सही रही हो कि पढ़ाई करनी चाहिए, वो भी अच्छी बात होती है, लेकिन माँ से जाके ये बात करनी है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम? माँ ना कभी नहीं मानेंगी, मैं जानता हूँ उनको। पर विनीत जी, अगर आप माँ जी से बात करेंगे तो माँ जी जरूर मान जाएंगी। ठीक है, फिर जाके माँ से बात करने की कोशिश करता हूँ। विनीत पल्लवी की बात सुनकर अपनी माँ से बात करने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद विनीत अपनी माँ से पल्लवी की पढ़ाई के बारे में बात करने के लिए उनके कमरे में जाता है, जहाँ उसकी माँ आराम कर रही थी। अपनी माँ को इस तरह आराम करता देख उसकी हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के पास जाता है और उनसे बात करता है। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बेटा बोल, क्या बात करनी है? माँ, वो पल्लवी को ना पढ़ने का शौक है, तो क्या मैं उसे आगे की पढ़ाई करवा सकता हूँ? अगर आप परमिशन दो तो। तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है ना? अरे इस उम्र में कौन पढ़ाई करता है? और बहू की अब पढ़ने की उम्र नहीं, बल्कि घर संभालने की उम्र है। लता ये बोल ही रही थी कि तभी अरुण बीच में बोल पड़ता है। क्यों माँ, भाभी क्यों नहीं पढ़ सकती? आखिर पढ़ने लिखने की कोई उम्र भी होती है क्या? तू बीच में मत बोल, समझा? बहू आगे नहीं पढ़ेगी मतलब नहीं पढ़ेगी। अरुण और विनीत लता को समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती, जिसके बाद पल्लवी खुद लता के पास जाती है। माँ जी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ समझा है, आपने मुझे अब तक नहीं अपनाया, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर उसके बावजूद मैं आपकी सारी बात मानती हूँ। मैं बस एक ही तो बात कहूँगी, उसके बाद आपका जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। अगर मेरी जगह आपकी बेटी पढ़ना चाहती तो भी क्या आप यही कहती? उसकी बात सुनकर लता चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लता की चुप्पी देख सभी अपने कमरे में चले जाते हैं और कुछ देर बाद अरुण अपने भाभी के कमरे में आता है, जहाँ वो देखता है कि पल्लवी की आंखों में आंसू हैं और विनीत खिड़की की साइड में खड़ा है। अरुण अपनी भाभी के पास आकर बैठता है और कहता है, भाभी, भले ही माँ ने आपको पढ़ाने से मना कर दिया हो, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। अरुण ये बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर लता आती है और उसकी बात का जवाब देते हुए बोलती है, तू ही अपनी भाभी को पढ़ा, क्योंकि मैं बहू को बाहर जाकर पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगी। अगर बहू घर में रहकर पढ़ाई करेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर पल्लवी के चेहरे पर स्माइल आती है और वो अपनी सास को खुशी से गले लगा लेती है। पल्लवी अपने घर के साथ पढ़ाई को भी करने लगती है और घर भी संभालती है। ऐसे एक दिन पल्लवी अरुण के साथ बैठकर पढ़ाई कर रही थी, तभी उसकी सास उसे आवाज लगाती है, बहू, ओ बहू, कहाँ है? जरा यहाँ तो आ। जाओ भाभी, माँ बुला रही है। ये माँ भी ना जब देखो बुलाती ही रहती है। देवर जी, ऐसा नहीं बोलते, जरूर माँ जी को कुछ काम होगा, तभी तो वो आवाज लगा रही है। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। पल्लवी अपनी सास की बात सुनकर उसके पास जाती है और उसकी सास उसे देखकर अपनी उंगली से इशारा करती है। बहू, वहाँ पे ना तेल रखा होगा, बेटा जरा ले आ, मेरे सर में लगा दे, बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि वहाँ मैं पढ़ाई कर रही थी। हाय दैया, बहू क्या सोचने लगी तू? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, लगा देना तेल, और अगर नहीं लगाना है तेल तो मुझे शीशी ही दे दे, मैं खुद ही लगा लूंगी।
मैं लगा देती हूँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। इस तरह पल्लवी लता के सर में तेल लगा देती है और वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर से पढ़ाई करने बैठ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। बीतते समय के साथ लता अपनी बहू से बेहद परेशान थी। ऐसी एक बार पल्लवी अरुण के साथ बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी एक बार लता उसे फिर से आवाज लगाती है। बहू, पल्लवी बहू। अपनी सास की आवाज सुनकर एक बार फिर पल्लवी अपनी सास के पास जाती है। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, मैंने बुलाया है तुझे। वो क्या है ना, मेरे सर का दर्द आराम ही नहीं हो रहा है, इसलिए जाकर मेरे लिए चाय बना दे। अगर चाय पीऊंगी तो थोड़ा सही लगेगा मुझे। लेकिन माँ जी, मैं पढ़ाई कर रही थी। बहू, पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है ना, अगर तेरी सास को कुछ हो गया तो? माँ जी ऐसी बात मत करो, मैं आपके लिए अभी चाय बना देती हूँ। हाँ बहू, बना दे, क्या पता कल हो ना हो। लता की ऐसी बातें सुनकर पल्लवी कुछ नहीं बोलती और सीधा किचन में जाकर अपनी सास के लिए चाय बनाने लगती है। तभी वहाँ पर अरुण आता है और अपनी भाभी से कहता है। भाभी, मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैं थोड़ी देर में आऊंगा। पर देवर जी, आपका तो असाइनमेंट है ना, आप उसको छोड़कर बाहर कैसे जा सकते हैं? मेरी प्यारी भाभी, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। जब तक मैं घर नहीं आ जाता तब तक आप मेरा असाइनमेंट कर दीजिए। वैसे भी आप मेरा काम बहुत अच्छे से संभाल लेंगी, मुझे किसी चीज की टेंशन ही नहीं है। लेकिन देवर जी, ऐसा भी कौन सा काम आ गया जो आप... भाभी आप चिंता मत करो, मैं टाइम से आ जाऊंगा। इतना बोलकर अरुण वहाँ से चला जाता है। तो वहीं पल्लवी अपनी सास को चाय बनाकर दे देती है। दोपहर से रात हो जाती है पर अरुण नहीं आया था। ये देख पल्लवी अपने पति विनीत से कहती है। विनीत जी, अरुण दोपहर में ही बाहर गया था, पर वो अब तक घर नहीं आया। एक बार आप देखिए ना कि वो कहाँ है। क्या दोपहर से घर नहीं आया? आज तक तो कभी उसने ऐसा नहीं किया। बेटा, मुझे भी इसी बात की चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ गया है वो। अरे जब से ये आई है ना, तब से मेरा बेटा मुझसे दूर ही हो गया है। हर चीज इसको बता के जाता है। अरे मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। वो तो मेरे पास अब बैठता भी नहीं है आकर। माँ जी ऐसा ना कहिए। अरे बस कीजिए, आप लोग चुप हो जाइए। यहाँ उसका पता नहीं चल रहा है और आप लोगों को कि आपको लड़ना है। विनीत की डांट सुनकर अब दोनों सास बहुएं चुप हो जाती हैं। रात के 12 बज गए थे पर अब तक अरुण घर नहीं आया था। ये देखकर सब चिंता में आ जाते हैं। विनीत अरुण के सभी दोस्तों को फोन करके उसके बारे में पूछता है। हेलो, हाँ अरुण तुम्हारे घर आया क्या? हर जगह विनीत को सिर्फ निराशा ही मिल रही थी। वो सबसे बार बार पूछ रहा था लेकिन कहीं से उसे कुछ पता नहीं चलता। सभी चिंता में बैठे अरुण का इंतजार कर रहे थे कि तभी अचानक से कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि अरुण हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद सभी हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ आईसीयू में वो अरुण को देखते हैं। मेरा बेटा, ये मेरे बेटे को क्या हुआ? कितने अच्छे से बाहर गया था, देखो ना क्या हो गया इसे। माँ जी आप खुद को संभालिए, देवर जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करूं बहू, तू देख रही है ना अरुण की हालत। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, इसकी इस हालत का जिम्मेदार है कौन आखिर। इस तरह लता पल्लवी के गले रखकर रोने लगती है। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आता है और उनसे कहता है। देखिए अरुण तो अब ठीक है, लेकिन अब वो कुछ टाइम हॉस्पिटल में ही रहेगा ताकि कोई परेशानी ना हो, उनकी देख रेख कर सके। डॉक्टर साहब वो सब तो ठीक है, पर क्या मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर, अब मिल सकते हो अपने बच्चे से, लेकिन ध्यान रखना उसे कोई टेंशन मत देना। वैसे वो कमजोर है, उसे कुछ ज्यादा दिक्कत ना हो जाए और उसे ज्यादा बोलने मत देना। जी हाँ डॉक्टर, हम ध्यान रखेंगे। इस तरह डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर के जाते ही लता और पल्लवी विनीत अंदर आ जाते हैं। उनकी आहट से अरुण अपनी आंखें खोलता है और प्यारी सी मुस्कान देता है। बेटा ये सब कैसे हुआ? हाँ देवर जी बताइए, ये सब कैसे हुआ? आप तो बाहर काम से गए थे ना? हाँ माँ, हाँ भाभी, मैं काम से गया था। जब मैं आ रहा था तो मैंने दूसरी तरफ ध्यान नहीं दिया और एक ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हो गया। माँ मुझे ठीक होना है, मेरा असाइनमेंट उसको कंप्लीट करना है। अरे तू भी अपनी पढ़ाई के लिए सोच रहा है बेटा, अगर जान रही तो तू दोबारा भी पढ़ सकता है। इस समय तू अपने दिमाग को फ्री कर दे और कुछ मत सोच। हम फिर से तेरे ऊपर पैसे खर्च कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ बात पैसों की नहीं है, मेरी मेहनत की है। देवर जी आप अपने असाइनमेंट की चिंता मत कीजिए, मैं उसको कंप्लीट करके सबमिट कर दूंगी। वैसे भी आपने ही तो मुझे आगे की पढ़ाई करवाई है ना। पल्लवी की बात सुनकर अब अरुण बेफिक्र हो जाता है, लेकिन अपनी बहू की ऐसी बात सुनकर लता की आंखें भर आती हैं। वो कुछ नहीं कहती।
समय बीतता है और बीतते समय के साथ पल्लवी के साथ साथ अरुण के असाइनमेंट को भी वो कंप्लीट करके सबमिट कर देती है। उसकी इतनी मेहनत देखकर लता उसके पास आती है और अपनी आंखें नीचे करके उससे कहती है, बहू मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे ना पढ़ने के लिए कितना परेशान किया, उसके बाद भी तू पढ़ती रही। पर आज पढ़ाई की वजह से तूने मेरे बेटे के असाइनमेंट्स कंप्लीट कर दिए। अगर आज तू नहीं होती तो शायद मेरे बेटे की सारी मेहनत खराब हो जाती। पर तूने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला बहू। मैं आज के बाद तुझे पढ़ने से कभी नहीं रोकूंगी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझसे माफी मांग के मुझे पाप का भागीदारी मत बनाइए। और रही बात अरुण की, तो उसने ही मुझे पढ़ाकर इस काबिल बनाया कि मैं उसका असाइनमेंट पूरा कर सकूं। पल्लव की बात सुनकर लता उसे गले से लगा लेती है। साथ ही वो उससे अपने दिल की बात भी कर लेती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ अरुण भी ठीक हो जाता है और कॉलेज जाता है और उसे उसकी पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। भाभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरा वर्क कंप्लीट नहीं किया होता तो शायद मुझे ये डिग्री कभी नहीं मिलती। बस भी कीजिए देवर जी, ऐसी बातें करके आप मुझे रुलाएंगे क्या? अरुण बेटा, जब मैंने बहू की मेहनत देखी तो मैंने ठान लिया कि मैं अपनी बहू को आगे पढ़ाऊंगी। बाहर कौन क्या सोचेगा इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बहू पढ़ना चाहती है, मैं उसे पढ़ाऊंगी। चलो देर आए दुरुस्त आए। अरुण की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और इस तरह पल्लवी भी आगे की पढ़ाई करती है और घर को संभाल लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।